नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बुढ़ापे की रोटी। गोमती जी अपनी खाट पर बैठी रोटी का इंतजार कर रही थी। तभी उनकी बहू रोज की तरह आज भी एक टूटी सी प्लेट में 2 बासी रोटी पर थोड़ा सा अचार रखकर उन्हें पकड़ाकर अपने कमरे में चली गई। गोमती जी से सूखी रोटी चबाने में परेशानी हो रही थी, इसीलिए रसोई घर में गई और एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। गोमती जी की बहू अमृता अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। जैसे ही उसने अपनी सास को कटोरी में दूध ले जाते देखा तो गुस्से में लाल हो गई और अपनी सास के पास जाकर उनके हाथों से दूध की कटोरी को छीनते हुए बोली, बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना इजाजत रसोई में कदम रखने की? और तेरी हिम्मत अब इतनी बढ़ गई है कि अपने लिए दूध लेकर आ गई? अरे हद हो गई बुढ़ापे में तो, शर्म करो। बच्चों के लिए थोड़ा सा दूध आता है, उस पे भी नजर गड़ाई रहती हो। इस उम्र में दूध पीकर कौन सी ताकत बढ़ाना चाहती हो? बुढ़ापे में भी जीभ पर लगाम नहीं लगाई जाती। अमृता अपनी सास के हाथ से दूध का कटोरी छीनकर रसोई में ताला लगाकर चली जाती है और गोमती जी अपनी बहू का बस मुंह देखते रह जाती हैं। पास में रखे लोटे में से पानी लेकर रोटी को भिगो भिगोकर जैसे तैसे खा लेती है और अपनी खाट पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद उनका इकलौता बेटा पंकज उनके पास आता है। ओ बुढ़िया, तेरे पास कुछ पैसे हों तो देना जरा, मुझे सब्जी लानी है। बेटे पंकज ने अपनी माँ गोमती जी से गुस्से में कहा। तो माँ गोमती देवी जी ने चुपचाप अपने खाट के बिस्तर से नीचे से 200 का नोट निकाला और बेटे को पकड़ा दिया। बेटे ने नोट पकड़ा, नोट को अलग अलग पलट देख माँ की तरफ घूमते हुए देखा और कुछ कहे बिना चला गया। तभी बहू अमृता भी वहां आ जाती है और सास से गुस्से में कहती है कि बुढ़िया, आपने बेटे को तो दे दिए पैसे, अब मुझे भी दे, मुझे भी सामान लाना है। सास 500 रुपए बहू को निकाल कर देती है। बहू भी पैसे लेकर हाथ में उलट पलट कर देखती है और मुंह बनाकर चली जाती है। ये गोमती जी के बेटे और बहू का रोज का काम है। अपनी माँ से कुछ ना कुछ पैसे लेते रहते हैं और माँ से बात भी बदतमीजी से करते हैं। जब दोनों बेटे बहू पैसे लेकर चले जाते हैं तो गोमती जी मन ही मन सोचती हैं कि जीना हराम कर दिया है इन दोनों बेटे बहू ने। जब देखो पैसे लेते रहते हैं और मुझसे ही बदतमीजी से बात करते हैं। हे भगवान, क्या करूं ऐसी नालायक औलाद का। इससे अच्छा तो मुझे बेऔलाद ही बना देता। कम से कम आज मुझे ये दिन देखना नसीब न होता। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। ये लोग मुझे तिल तिल करके मार ही देंगे। हे भगवान, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। गोमती जी जिस कमरे में रहती थी उसमें पंखा तो क्या, छोटे बेटे ने बल्ब भी नहीं लगा रखा था। बोलता था कि तुम्हारे पंखे और बल्ब से बिजली का बिल ज्यादा आता है, तुम तो अंधेरे में रह सकती हो। जून की तपती गर्मी में गोमती जी कैसे रह रही थी ये तो बस वही जानती है। हे भगवान, बेटे बहू को मेरा दुख क्यों नहीं दिखता है। अभी गोमती जी ये सब बातें सोच ही रही थी कि तभी बेटा सब्जी लेकर आ गया और मार की खाट पर रखता हुआ बोला, बुढ़िया, सब्जी ले आया हूं। सब्जी काट दे, तेरी बहू बाजार से आकर बना देगी। और अगर उसे देर हो गई तो तू ही बना देना, मुझे ठीक टाइम पर खाना चाहिए, नहीं तो देख लीजिए क्या होगा। गोमती जी धीरे धीरे अपनी चारपाई से उतरती है और अपने कमरे से बाहर आती है और किचन में जाती है और वहां से चाकू और बर्तन लाकर उसमें सब्जी काटने बैठ जाती है। गोमती जी सब्जी काटकर अमृता के आने का इंतजार करने लगती है, परंतु काफी देर तक भी जब अमृता नहीं आई और बेटे के खाने का समय होने लगा था तो सब्जी उठाकर खुद ही किचन में जाती है और उसे बनाने लग जाती है। सब्जी तो उन्होंने बना ली थी, परंतु अभी तक भी अमृता बाजार से नहीं आई थी। उसका इंतजार करने के चक्कर में देर हो रही थी, इसीलिए उन्होंने आटा निकाला और आटा भी गूंथ दिया। परंतु अभी भी अमृता नहीं आई तो उन्होंने रोटियां बनानी शुरू कर दी। उन्होंने रोटियां बनाकर अपने बेटे को खाना दे दिया। जब बेटे ने खाना खा लिया तो उसके भी बहुत देर बाद अमृता आई। अमृता ने आकर देखा सारा खाना बना पड़ा है तो आते ही हाथ धोकर खाना खाने बैठ गई। तभी बेटे के दोनों बच्चे भी स्कूल से आ गए तो अमृता ने अपने बच्चों को भी खाना खिला दिया और सास बेचारी सबके लिए रोटी बनाती रही, पर बेटे और बहू ने एक बार भी उन्हें खाने के लिए नहीं पूछा। बेटे बहुत सारी सब्जी चट कर गए, एक बार भी अपनी माँ का ख्याल नहीं आया कि थोड़ी सी सब्जी उनके लिए भी बचा दे। गोमती जी ने सबको खाना खिलाने के बाद खुद अपनी 2 रोटी बनाई और अपनी प्लेट में रखकर अपने कमरे में लेकर आ गई और अपनी चारपाई पर आकर बैठ गई। बहू ने उनके खाने के बर्तन भी अलग निकाले हुए थे, उनके अलावा वो किसी और बर्तन में खाना नहीं खा सकती थी। गोमती जी अब अपनी कमर सीधी करने लगी। सारा खाना बनाकर उनकी कमर में दर्द हो गया था। अब उनकी कमर और घुटनों में दर्द रहता था। थोड़ी देर बाद उन्होंने खाना खाया ही था कि तभी बहू ने आवाज लगाई, ओ बुढ़िया, बर्तन भी धो दो। गोमती जी ने एक लंबी सांस भरी और अपने घुटनों पर हाथ रखकर फिर से चारपाई के नीचे उतरी और खड़ी हो गईं।
अपनी छड़ी उठाई और धीरे धीरे कदमों से चलती हुई किचन में आ गई। फिर सारे बर्तन समेटे और उसके बाद बर्तन धोने लगी। बर्तन धोने के बाद बहू फिर से आई और कहने लगी कि बुढ़िया, जल्दी जल्दी हाथ चला और अच्छा सा खाना बनाना, मेरी नाक मत कटवा देना। कहकर अपनी बहन के पास अपने कमरे में जाकर आराम से बैठ गई। गोमती जी जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी, परंतु जल्दी जल्दी में उनसे पूरे काम गड़बड़ हो रहे थे। अब पहले वाली बात नहीं रह गई थी। अब बूढ़ी हड्डियों में इतना काम नहीं होता था। फिर भी गोमती देवी जी जल्दी जल्दी करके सब्जी, दाल, चावल, पनीर, रायता, पापड़, सलाद तैयार कर देती हैं। बहू बीच में आकर देख रही थी कि सास काम कर भी रही है या नहीं। जब खाना तैयार हो जाता है तो अमृता सारा खाना उठाकर ले जाती है। गोमती जी 2 बार खाना बनाकर बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। वो किचन से निकलकर फिर से अपने कमरे में आकर अपनी चारपाई पर बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद बहू फिर से गोमती जी के पास आती है और कहती है कि बुढ़िया, जल्दी से सारे बर्तन धो दे और उसके बाद चाय बना देना और नाश्ता तैयार कर देना। अमृता ऑर्डर देकर फिर से अपने कमरे में जाकर अपनी बहन के पास बैठ जाती है। गोमती जी फिर से अपनी कमर को पकड़कर उठती हैं और सीधे सीधे चलकर किचन में जाकर सारे बर्तन धोती हैं। बर्तन धोकर फिर चाय बनाती हैं और नाश्ता तैयार करती हैं। फिर बहू आती है और सारा नाश्ते का सामान उठाकर ले जाती है। अमृता ने एक बार भी अपनी सास को खाना और नाश्ते के लिए नहीं पूछा था। उसने एक बार ये भी नहीं कहा था कि माँ जी आप भी आ जाइए, मेहमानों के पास बैठिए, मेहमानों के साथ खाना खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, जबकि सारा खाना और नाश्ता गोमती जी ने ही तैयार किया था। शाम के समय उनकी बहन चली जाती है। खाना इतना बच गया था कि किसी को खाना बनाने की ज़रूरत नहीं थी, वरना फिर से गोमती जी को खाना बनाना पड़ता। रात हो चुकी थी और गोमती जी थक कर चूर हो जाती हैं। उनकी तो अब हिलने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। दोपहर को उन्होंने 2 रोटी ही खाई थी, उसके बाद से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। उन्हें अब बहुत तेज़ भूख लग रही थी, परंतु उनसे उठा नहीं जा रहा था। उन्हें खाना देगा भी तो कौन देगा? बेटे और बहू से तो ये उम्मीद की ही नहीं जा सकती थी कि वे उन्हें खाना देंगे। पूरा दिन बेटे और बहू ने काम करके उन्हें निहाल कर दिया था। अपने बेबसी और लाचारी पर उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था। उनके बेटे और बहू ने तो उनका जीवन नरक बना डाला था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस नरक जैसे जीवन से वो कैसे छुटकारा पाएं। उनकी आंखों से निरंतर ही अश्रुधारा बहे जा रही थी। उनका हृदय बेटे बहू के अत्याचार से छलनी हो गया था। आज गोमती जी अपनी खाट पर बैठी अपने पति रामजतन जी की तस्वीर को देखे जा रही थीं और उनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। वो सोच रही थी कि रामजतन जी कितने अच्छे, संस्कारी, दयालु, विनम्र और बुद्धिमान थे। पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया है जो इस नालायक ने कोख से जन्म लिया है। अपने पिता के गुण तो इसमें दूर दूर तक नहीं है। रामजतन जी तो अपने माता पिता का कितना सम्मान करते थे, अपने माता पिता की कीमती सेवा करते थे, और ये नालायक पंकज दिन रात मेरे साथ बदतमीजी करता है। सेवा तो ये क्या खा करेगा। रामजतन जी तो अपने माता पिता के इकलौते संतान थे और ये पंकज भी मेरी इकलौती संतान है। मुझे तो इसे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। जैसा ये है वैसी ही इसकी पत्नी है। अब तो मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। मैं थक चुकी हूँ अब इसकी बदतमीजी और अत्याचार सहते सहते। रामजतन जी तो इतने बुद्धिमान थे, अपनी मेहनत के बल पे सरकारी नौकरी हासिल की, और ये नालायक कुछ भी कमाकर नहीं आता। ऐसे तो कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं देता। सरकारी नौकरी क्या खाक मिलेगी इसको। एक तो प्राइवेट नौकरी करता है और इस पर से आए दिन छुट्टियां करता रहता है, और जो थोड़ा बहुत कमाता है वो नशे में उड़ा देता है। वो तो शुक्र है भगवान का कि मेरे पति की पेंशन आता है, जिससे मैं अपना खर्चा पूरा कर लेती हूँ, वरना ये तो मुझे भूखे ही मार देता। लेकिन ये पेंशन भी तो मेरे पास नहीं छोड़ता, घर का सारा खर्चा भी मुझसे ही करवाता है। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं इस नरक जैसी जिंदगी से बाहर निकल सकूं। गोमती जी लगातार रोए जा रही थी और ये सब कुछ सोचे जा रही थी। तभी पंकज बाहर से आता है। वो नशा करके आया था और आकर घर में हंगामा करने लगता है। उसका रोजाना का काम था। वो रोजाना नशा करके आता है और आके घर में 1-2 घंटे हंगामा करता है, और जब थक जाता है तो पड़कर सो जाता है। पंकज गोमती जी के कमरे के बाहर आकर भी हंगामा करता है, परंतु गोमती जी चुपचाप लेटी रहती हैं, क्योंकि अगर पंकज को पता चल जाता कि माँ जाग रही है तो आकर माँ के साथ और भी बदतमीजी करने लगता है। इसीलिए गोमती जी चुपचाप ऐसे हो जाती हैं कि जैसे वो सो रही हैं। पंकज शराब के नशे में अपनी माँ को बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगता है। जब गोमती जी से बर्दाश्त नहीं होता तो अपनी खाट से उठकर अपने बेटे के पास आती है और बोलती है कि तुझे शर्म नहीं आती अपनी जन्म देने वाली माँ को गाली देते हुए।
गोमती जी के इतना बोलते ही पंकज गुस्से में लाल हो जाता है और अपनी माँ पर हाथ तक उठा देता है। गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर में बहू उनके पास आती है और बोलती है कि माँ जी, आपको पता है कि उन्होंने पी रखी है, तो जरूरी था उनके सामने अपने प्रवचन सुनाने का। वैसे आपके बेटे ने जो किया एक तरह से अच्छा ही किया। अब आप कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोचेंगे। और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। गोमती जी वहीं खड़ी रह जाती हैं। आज बेटे बहू के व्यवहार ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। उनका पूरा शरीर सुन्न हो गया था। वो अपने कमरे में जाती हैं और अपने पति की तस्वीर के आगे दहाड़े मार मार कर रोने लगती हैं। क्यों छोड़कर चले गए आप मुझे? काश आपकी जगह मैं चली जाती। उनकी आंखों से लगातार आंसू निकले जा रहे थे। आज गोमती जी का धैर्य जवाब दे गया था। अब ये सब कुछ उनके बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो गया था। गोमती जी निरंतर रोए जा रही थी। उनकी आंखों में पता नहीं इतने आंसू कहाँ से आ रहे थे, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक तो भूख का दर्द, ऊपर से बेटे की बदतमीजियां और अत्याचार का दर्द। बूढ़ी हड्डियां कब तक सह पाती? पता नहीं कितने घंटे तक वो लगातार रोती रही। जब रोती रोती थक गई तो उन्होंने अपने पति को याद किया। उनके पति एक दृढ़ निश्चयी वाले व्यक्ति थे। एक बार जो निश्चय कर लेते थे उस पर ही रहते थे। गोमती जी ने भी मन ही मन एक दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने घंटे में समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। अपनी चारपाई से हिम्मत करके धीरे धीरे उठी और किचन में जाकर पहले उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद बूढ़ी हड्डियों में जान सी आई। उसके बाद धीरे धीरे चलती हुई अपने कमरे में आई और अपना सामान इकट्ठा करने लगी। उन्होंने अपने कपड़े, घर के कागजात, जेवर, रुपया, पैसा जो भी उनके पास था एक बैग में रख लिया और बैग तैयार करने के बाद अपनी चारपाई पर आकर लेट गई और सुबह होने का इंतजार करने लगी और थोड़ी देर के लिए सो गई। थोड़ी देर सोने के बाद ही गोमती जी 5 बजे से पहले ही जाग गई और सुबह 5 बजे उन्होंने अपना बैग लिया और चुपचाप अपने घर से निकल पड़ी। गोमती जी घर से गांव के लिए निकल पड़ती है। काफी समय पश्चात गांव का रुख किया था। जैसे तैसे गांव का सफर कर रही थी। बचपन की यादों की एक एक तस्वीर उनकी आंखों के सामने उभर रही थी। क्या दिन थे वो, जब गांव की सारी लड़कियां गांव की गलियां में किटकोरियां करती फिरती थी। सारे कामकाज भी करती थी और मस्ती में भी कमी नहीं आई थी। खट्टी मीठी यादों को याद करके गोमती जी के होठों पर मुस्कान आ रही थी। जैसे ही गांव की जमीन पर पैर रखा तो हृदय की गति तेज होने लगी। चलती रहीं तो रास्ते में सभी गांव वाले एक एक कर मिलते हैं। सब गोमती जी का हाल जानते रहे और गोमती जी भी उनका हाल जानती रहीं। रास्ते में ही उनकी सहेली की बेटी अंजलि अपने बेटे के साथ दिखी। देखते ही गोमती जी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा उनकी सहेली की बेटी सफेद साड़ी में थी। तभी अंजलि की नजर भी गोमती जी पर पड़ती है। अंजलि उनके पास आई, उनके गले लगी। हालचाल जाना। गोमती जी एक टक अंजलि को देखती रहीं। अंजलि उन्हें कहा, गोमती आंटी जी क्या हुआ? गोमती जी बोली, बेटा ये सब क्या है? तुम सफेद लिबास में कैसे? अंजलि कहती है, आंटी ये तो मेरा भाग्य है। भाग्य? कैसा भाग्य? गोमती जी चौंक कर पूछती है तो अंजलि कुछ नहीं बोलती। गोमती जी उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, चल पहले घर चल तब बताना मुझे। उसका हाथ पकड़कर घर ले चलती हैं, जहां उनके भाई भाभी रहते हैं। भाई घर में नहीं थे। भाभी से मुलाकात होती है। गोमती जी की भाभी अच्छे स्वभाव की महिला थी। वो देखते ही अपनी ननद के गले लगी और बोली, दीदी आप तो काफी समय बाद आई हैं। हम तो राहें ताकते थक ही गए थे। बस घर की जिम्मेदारियों में कहाँ निकलना होता है, आज भी बड़ी मुश्किल से निकल कर आई हूँ। उनकी भाभी अंजलि का भी हालचाल जानती हैं, फिर उनके लिए खाने का इंतजाम करने चली जाती हैं। गोमती जी अंजलि को अपने पास बिठाती हैं और अंजलि के 2 साल के बेटे मुन्ना को अपनी गोदी में बिठा लेती हैं और उससे पूछती हैं कि अब बता मुझे, ये सब क्या है और कैसे हो गया? मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है। अंजलि दुखी मन से जवाब देती है, आंटी जी अभी 4 महीने पहले की ही बात है। मुन्ना के पापा का एक्सीडेंट हो गया। बाइक पर थे, शाम के समय काम से घर आ रहे थे। ट्रक ने टक्कर मार दी। वहीं के वहीं तभी उनकी मृत्यु हो गई। जब हमें पता चला हम वहां पहुंचे तो उनमें कुछ न बचा था। उनके घरवाले मुझे अभागन मानते हैं। मुझे घर से ही निकाल दिया। अब मैं और मुन्ना बिल्कुल अकेले हैं। गांव के सरपंच ने ही मुझे सर छुपाने की छत दे रखी है।
मैं लिफाफे बनाकर थोड़ा बहुत काम करके इसे पाल रही हूँ। अभी मेरा बच्चा छोटा है, अकेला भी नहीं छोड़ सकती, इसीलिए घर पर लिफाफे बना देती हूँ। कहते कहते अंजलि की आंखों में आंसू बहने लगे। उसकी माँ गोमती देवी जी की बचपन की सहेली थी। अंजलि अपनी माँ की इकलौती संतान थी। बाप का देहांत तो 2 वर्ष पहले ही हो चुका था। माँ ने ही अंजलि को पाला पसा उसकी शादी की और शादी के 3 महीने बाद उसे कैंसर जैसी बीमारी ने घेर लिया। इसके इलाज में सब जमा पूंजी घर बार सब लगा डाला, किंतु वो बच नहीं पाई और एक दिन वो चीर निद्रा में लीन हो गई। अब अंजलि के पास उसकी माँ का घर भी नहीं था। घर बेचकर उसने अपनी माँ के इलाज में सब पैसे लगा दिए थे। तो अब अंजलि की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि ना किसी को कुछ बता सकती है और ना बच्चा छोटा होने के कारण कुछ कर सकती है। अंजलि बहुत संस्कारी गुणी लड़की है। वो बिल्कुल अपनी माँ की प्रतिछाया है। गोमती जी उसे अपने सीने से लगा लेती है, उसे चुप कराती है। उसकी बातें सुनकर गोमती जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो उसके सर पर हाथ रखती है और कहती है, तू क्यों चिंता करती है मेरी बच्ची? मैं हूं तो सही तेरी माँ। तू तो मेरी बच्ची है। ये मत सोचना कि तू अकेली है। देख, मैं हूं ना तेरे लिए। भगवान ने मुझे तेरे लिए ही भेजा है। आप चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। गोमती जी अंजलि को सांत्वना देती है। तभी उनकी भाभी खाना ले आती है। सब मिलकर खाना खाते हैं। फिर अंजलि कहती है, आंटी जी अब मैं जाती हूँ, थोड़ा काम करना है। गोमती जी कहती हैं कि ठीक है बेटा, अभी तू जा, मैं कल तेरे पास आऊंगी। ठीक है आंटी जी, कहकर अंजलि अपने बेटे को लेकर चली जाती है। फिर गोमती जी अपनी भाभी से बात करती है। रात हो जाती है। रात में गोमती जी गहरी सोच में थीं। उनके कानों में अंजलि के शब्द गूंज रहे थे। उन्हें अपनी सहेली और उसकी बेटी अंजलि याद आ रही थी। वो कभी अतीत में डूब जाती, कभी वर्तमान में, तो कभी भविष्य का सोच जाती। कभी अपने बेटे बहू के नीचे कम याद आते, तो कभी अपने पति को याद करने लगती। गोमती जी पूरी रात इसी असमंजस में थी और बेचैन होती रहीं। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया। उस विचार के आते ही उन्होंने गहरी सांस भरी। उस विचार ने उन्हें सांत्वना दी और फिर आराम से सो गईं। सुबह सवेरे उठी, नहाई धोई, पूजा पाठ किया, नाश्ता किया और फिर अंजलि के घर जा पहुंची, जो सरपंच ने उसे दिया हुआ था। देखते ही गोमती जी के रोंगटे खड़े हो गए। कच्चा सा मकान, अंधेर कोठरा सा छत जिसमें बारिश का पानी भी आता होगा, और अंजलि उस छत के नीचे अपने बच्चों के लिए लिफाफे बनाने में लगी हुई थी। गोमती जी को देखते ही खड़ी हो गई। उन्हें एक टूटी फूटी सी खाट पर बिठाया। अंजलि को उन्होंने अपने पास बिठा लिया और कहने लगी कि यहाँ अब बस तू ज्यादा से ज्यादा 5 दिन किसी तरह और बिता ले, फिर उसके बाद तुझे यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। तेरी माँ अभी जिंदा है। ये सुनते ही अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। गोमती जी ने उसे गले लगाकर चुप किया और वापस अपने भाई के घर आ गई। भाई भी शहर से वापस आ गए थे। अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुए। फिर गोमती जी अपने घर के लिए गांव से निकल पड़ती है और आते ही सबसे पहले न्यायालय से अपना पेपर्स वर्क पूरा करके, अपने बेटे और अपने जायदाद घर मकान से बेदखल करके अपनी जायदाद का वारिस अंजलि को बना देती हैं। क्योंकि गोमती जी के बुरे समय में उनकी सहेली ने उनका बहुत साथ दिया था और अंजलि भी उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। घर आती है तो दोनों बेटे बहू उनका अपमान करने में लग जाते हैं। यहाँ तक कि बेटा नशे की हालत में उन पर हाथ उठा देता है। तो गोमती जी अपने वकील को बुलाकर अपने पेपर्स दिखाकर उनसे अपना घर खाली करा लेती हैं। बेटा नशे की हालत में था और बहू भी किसी तरह घर से निकलने को तैयार नहीं थी। तब वकील पुलिस की मदद से उनसे घर खाली कराते हैं। घर खाली होती है, गोमती जी अपने घर पर शुद्धिकरण करती है और ताला डालकर गांव के लिए निकल पड़ती है और वहां से अंजलि और मुन्ना को अपने साथ अपने घर ले आती हैं। अंजलि रोने लगती है। गोमती जी उसे और मुन्ना को अपने सीने से लगा लेती हैं, पर दोनों खुशी खुशी उस घर में अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। अंजलि गोमती जी की इतनी सेवा करती है कि सबकी थमी पूरी कर देती है। गोमती जी की पेंशन से उनका घर अच्छा चलता है, किंतु अंजलि भी बहुत से काम करके घर के खर्चों में सहयोग करती रहती है। अब गोमती जी के घर में चारों ओर उजाला ही उजाला फैला था। गोमती जी और अंजलि मुन्ना के साथ बहुत खुश रहती थी। जरूरी नहीं कि अपने घर में उजाला केवल अपनों से ही हो, कई बार अपने धोखा दे देते हैं और गैर आकर संभाल लेते हैं। जैसे गोमती जी और अंजलि एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा लें। धन्यवाद।